नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत 35% कोटा के तहत कंडक्ट किया गया SWI यानी कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर, जो दिनांक 30 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इस एग्जाम में कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 100 प्रश्नों को ही हल करना था। जिसमें से 10 जो प्रश्न था वो राजभाषा से संबंधित था, जो ऑप्शनल था। तो इस पेपर में कुल 110 प्रश्न है। आज हम लोग इस पेपर में 25 प्रश्न को हल करेंगे और 3 से 4 पार्ट में इस वीडियो को यानी इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये पेपर जो है आपको सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का प्रश्न हो, चाहे एपीओ का प्रश्न हो, या किसी भी नायर के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम, क्योंकि इसमें जो है इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित और राजभाषा से संबंधित प्रश्न है, जो सभी एग्जाम में जो है इस्टेब्लिशमेंट और राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 1 नंबर, पहला रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला रेल बजट जो है वर्ष 1924 में पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि कार्य यानी कि वर्क्स एक्टिविटी कवर अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग डिमांड नंबर, यानी कि कार्य गतिविधियों का निम्नलिखित में से किस मांग पत्र संख्या के अंतर्गत आता है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16। जो वर्क्स है वह 16 यानी कि 16 डिमांड नंबर के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 3 है अर्ध आधिकारिक डीओ। डीओ का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए डीओ, डीओ का फुल फॉर्म होता है डेमी ऑफिशियल। कभी कभी क्या होता है कि ये फुल फॉर्म ही पूछ देता है डेमी ऑफिशियल का फुल फॉर्म, तो आप याद कर लेंगे डीओ का फुल फॉर्म डेमी ऑफिशियल। तो वही प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डेमी ऑफिशियल। डेमी ऑफिशियल के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है यानी संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग समझते हैं, डीओ पत्र में आधिकारिक जानकारी के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी होती है। तो एकदम सही है, इसमें ऑफिशियल जानकारी के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत यानी पर्सनल जानकारी भी रहता है। इस पत्र के में प्राप्तकर्ता को नाम से संबोधित किया जाता है, ये भी एकदम सही है। ऐसा पत्र केवल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारी को ही लिखा जाएगा, यानी कि सीनियर अधिकारी के द्वारा जूनियर अधिकारी को, ये गलत है। ये किसी को भी लिख सकते हैं। इस पत्र की न तो प्रतिलिपि बनाई जाती है और न ही वितरित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर यानी कौन से कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके जीवन साथी को कितने वर्षों तक दिया जाता है? इंग्लिश पढ़ते हैं कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स 15% ऑफ लास्ट पे ऑफ डिजीज एम्प्लॉय इज पेड टू स्पाउस एज फैमिली पेंशन। जनरली जो फैमिली पेंशन होता है वह 30% होता है। आप याद कर लेंगे कि जो जनरली फैमिली पेंशन होता है वह कर्मचारी के अंतिम वेतन का 30% होता है। लेकिन एक होता है इनहांस पेंशन, इनहांस फैमिली पेंशन। इनहांस फैमिली पेंशन क्या होता है कि अगर सर्विस काल के दौरान कर्मचारी का डेथ हो जाता है तो डेथ से लेके 10 वर्ष तक, डेट से लेके 10 वर्ष तक जो है कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50%, कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% जो है उसके स्पाउस यानी कि फैमिली को इनहांस फैमिली पेंशन मिलता है। तो जो बढ़ी हुई दर पर जो पेंशन मिलता है उसको इनहांस फैमिली पेंशन बोलते हैं। ये 10 वर्ष तक यानी कर्मचारी का जिस दिन से डेट हुआ उस डेट से लेके 10 वर्ष तक जो है 50% के दर से फैमिली पेंशन मिलेगा और 10 वर्ष के बाद पुनः वो फैमिली पेंशन जो है 30% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये हुआ कि अगर ड्यूटी के दौरान, लेकिन एक और होता है कि अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए हैं या मेडिकल अनफिट हो गए हैं,
ये तीनों में से अगर कोई हो गए हैं और उनकी डेथ हो जाती है, सेवानिवृत्ति के बाद डेथ हो जाए या मेडिकल अनफिट होने के बाद डेथ हो जाए, तो डेथ से 7 वर्ष तक उनके फैमिली को इनहांस फैमिली पेंशन मिलता है। और अगर कर्मचारी का उम्र 67 वर्ष हो जाए, जैसे सपोज कीजिए कर्मचारी जो है 60 वर्ष में रिटायर कर गया, 60 वर्ष में रिटायर कर गया और 60 वर्ष के रिटायर के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ से लेके 7 साल तक उनको बढ़ी हुई दर पर यानी कि इनहांस फैमिली पेंशन मिलेगा, या उस कर्मचारी का उम्र 67 वर्ष हो जाए। जैसे कर्मचारी रिटायर किया और 2 साल के बाद डेथ कर गया, सपोज कीजिए कर्मचारी 60 साल में रिटायर किया और 2 साल यानी 62 साल में डेथ कर गया, तो उसको मात्र 67 वर्ष होने तक, यानी कि कर्मचारी जो है 5 साल के बाद ही 67 साल का हो जाएगा, तो जो इनहांस फैमिली पेंशन मिलेगा वो मात्र उनको 5 साल, या कर्मचारी सपोज कीजिए कि 66 साल में डेथ कर गया और उसको 1 साल के बाद जो है 67 साल का हो जाता, तो मात्र 1 साल ही उनको बढ़ी हुई दर पर फैमिली इनहांस फैमिली पेंशन यानी कि 50% जो है फैमिली पेंशन मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे जो है कुछ सीसीएल, यानी कि सीसीएल का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड केयर लीव, जो एक लीव है, तो सीसीएल लीव से संबंधित कुछ बातें दिया गया है, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल के दौरान छुट्टी का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आप चाइल्ड केयर लीव के दौरान जो है आप चाहे कि अपने छुट्टी का लीव इनकेसमेंट करा ले तो नहीं करा सकते हैं, तो इस अनुसार ये क्वेश्चन जो है सही ऑप्शन है। गोद लिए गए नाबालिग बच्चों के मामले में भी सीसीएल स्वीकार है। अगर कोई कर्मचारी किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेता है नाबालिग स्थिति में, तो उस नाबालिग बच्चे के देख रेख के लिए भी सीसीएल छुट्टी स्वीकार किया जाएगा, ये भी सही है। विकलांग यानी दिव्यांग बच्चों के लिए सीसीएल का लाभ केवल 22 वर्ष की आयु तक ही लिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे जनरली सीसीएल छुट्टी जो है बच्चे का उम्र 18 साल होने तक, अगर कोई सामान्य बच्चा है तब, यानी उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो उसका उम्र 18 साल होने तक ही सीसीएल छुट्टी दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा डिसेबल है यानी विकलांग है, तो उसको देखभाल करने के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है, यानी कि उसका कितना भी आयु हो या 30 वर्ष का ही वो बच्चा क्यों नहीं हो गया हो, फिर भी सीसीएल छुट्टी जो है स्वीकार है। तो यहाँ पे जो 22 वर्ष दिया गया है ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी देख लेते हैं, सीसीएल को किसी भी तरह की अधिकतम 5 वर्ष की छुट्टी लेने के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। आप जानते होंगे कि अगर किसी भी कर्मचारी को मैक्सिमम एक बार में अगर वह छुट्टी दिया जाए तो 5 साल से अधिक छुट्टी नहीं दिया जा सकता है, सभी छुट्टी को मिलाकर। तो सभी छुट्टी को मिलाने में सीसीएल छुट्टी को काउंट नहीं किया जाता है। सभी छुट्टी का अर्थ हो गया एलएपी हो गया, हाफ एलएपी हो गया, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो गया, बाकी जो छुट्टी है उन सभी को मिला के 5 साल से अधिक छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। इन सभी छुट्टी में सीसीएल को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 है, यदि अर्हक सेवा यानी कि क्वालिफाई सर्विस की अवधि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम है, तो मृत्यु ग्रेजुटी की परिलब्धियों का कितना गुना होगा। इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि इफ लेंथ ऑफ क्वालिफाइड सर्विस इज मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर से अधिक लेकिन 5 ईयर से कम है, तब रेट ऑफ डेट ग्रेजुटी वुड बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एलोमेंट्स। जब किसी कर्मचारी का सर्विस जो है 1 वर्ष से अधिक है और 5 वर्ष से कम है, तो उसको डीसीआरजी यानी कि डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी कितना गुना मिलेगा उसका बेसिक का, तो उसको जो है 6 गुना मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। अब इसमें नियम क्या है, इसका नियम जो है ये है कि अगर किसी कर्मचारी का
सेवा अवधि यानी कि 1 वर्ष से कम हो, अगर 1 वर्ष से कम हो तो उसको 2 टाइम्स मिलता है। आप याद कर लेंगे कि अगर किसी कर्मचारी का सेवा अवधि 1 वर्ष से कम हो तो 2 टाइम्स मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी का सेवा अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम हो तो उसको 6 टाइम मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी का सेवा अवधि 5 साल या 5 साल से अधिक लेकिन 11 साल से कम हो तो उसको जो है 12 टाइम्स यानी 12 टाइम्स जो है उसको बेसिक का डेट ग्रेजुटी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी का सेवा अवधि 11 ईयर्स या 11 ईयर्स से अधिक लेकिन 20 ईयर्स से कम हो तब उसको 20 यानी कि 20 टाइम्स जो है उसको बेसिक का डेट ग्रेजुटी मिलेगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी का सेवा अवधि 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक हो तब उसको प्रत्येक 6 महीना पर हाफ वेतन के बराबर जो है उसको डेट ग्रेजुटी मिलेगा, जो मैक्सिमम 33 ईयर्स जो है काउंट किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को डेट ग्रेजुटी जो दिया जाता है वो मैक्सिमम 33 साल की सेवा अवधि पर ही दिया जाता है, चाहे वो नौकरी 34 साल ही क्यों नहीं किया हो, 35 साल ही क्यों नहीं किया हो, लेकिन उसका रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेट ग्रेजुटी जो है 33 साल पे ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर 20 वर्ष या अधिक हो तो उसको प्रत्येक साल में 6 महीना में हाफ वेतन के बराबर उसको डेट ग्रेजुटी दिया जाएगा। और जो डेट ग्रेजुटी होता है वो मैक्सिमम अभी जो है डीए 50% होने के बाद जो है उसको मैक्सिमम 25 लाख डेट ग्रेजुटी या रिटायरमेंट ग्रेजुटी के रूप में मिल सकता है। पहले यह राशि जो है 20 लाख था, यानी मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेजुटी या डेट ग्रेजुटी पहले 20 लाख था, लेकिन 1/1/2024 के बाद हमारा डीए जो है 50% से अधिक हो गया, इसलिए अब इसमें भी 25% की वृद्धि होकर ये 25 लाख हो गया। क्वेश्चन संख्या 7 है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुने। यहाँ पे D&A नियम यानी कि डिसिप्लिन एंड अपील नियम है, उसका जो नियम यानी रूल दिया है, और यहाँ पे संक्षिप्त विवरण वह किस मतलब वह रूल किससे संबंधित है उसका डाटा दिया है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। यहाँ पे दिया है रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 जो है DAR रूल के तहत ये माइनर पेनाल्टी के लिए जो है प्रोसीजर है। तो रूल नंबर 11 माइनर पेनाल्टी के लिए प्रोसीजर है। तो रूल 1 का जो है ऑप्शन ए का जो है 2 से मिलेगा। इसमें देखिए मिलान करने वाला में बहुत आसान तरीका होता है। अगर इसमें से अगर आपको चारों याद नहीं है तो अगर कम से कम 2 याद है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे रूल 11 जो है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी, रूल 11 जो है माइनर पेनाल्टी से संबंधित होता है। और उसी तरह से अगर रूल 9 जो है ये मेजर पेनाल्टी से संबंधित होता है। तो ए का 2 हो गया और सी का 4। तो ए का 2 देखते हैं, तो ए का 2 यही दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी छट गया और ऑप्शन नंबर ये भी छट गया। अब हमारा बी या सी में ही 2 सही है। तो ए का 2 हो गया। अब सी का 4 है तो यहाँ पे सी का 4। तो देखिए यहाँ सी का 4 यानी कि ये सही है और ये गलत है। ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, यानी कि रूल 10 जो है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट है। और जो रूल 8 है वह ऑथोरिटी इन इंस्टीट्यूट प्रोसीजिंग। तो मिलान करने वाला में अगर आपको एक भी याद है या 2 भी याद है तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या है 8, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है। रेल सेवा पेंशन नियम 1993, ये बिल्कुल सही है कि रेल पेंशन नियम जो है 1993 में पारित हुआ था। भारतीय रेल अधिनियम जो है 1979, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय रेल अधिनियम जो है 1889 में पारित हुआ था। रेल सेवा D&R नियम 1968, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या है 9, मृत्यु अनुदान की अधिकतम राशि क्या है। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेट ग्रेजुटी। मैंने अभी बताया कि जो अभी वर्तमान में डेट ग्रेजुटी जो है वो 25 लाख रुपया है।
पहले ये 20 लाख हुआ करता था, लेकिन महंगाई भत्ता जब से 50% हो गया है, ये 25 लाख हो गया है। चाहे वो डेट ग्रेजुटी हो या रिटायरमेंट ग्रेजुटी, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की बात किया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी 25 लाख नहीं दिया गया है, ये पुराने के अनुसार 20 लाख दिया गया है। तो अगर पुराने के अनुसार हम लोग देखेंगे तो 25 लाख सही हो जाएगा, लेकिन हमारा अभी वर्तमान का क्वेश्चन पेपर है 30 जनवरी 2025 का, तो इसके अनुसार ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, 25 लाख सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुने। मैंने अभी बताया कि मिलान करने वाला में 1 2 भी याद होगा तो आप पूरा सही कर सकते हैं। नियम 5 यानी रेल सेवा आचरण नियम 5 जो है यह राजनीति से संबंधित है। तो देखिए रेल ए का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजनीतिक और चुनाव में भाग लेना मना है रेलवे कर्मचारियों का। नियम 6 जो है यह एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होने के लिए, यह मतलब वैध यूनियन में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर देश के सुरक्षा के लिए मतलब जो यूनियन अच्छा नहीं है उसमें शामिल होने के लिए मना करता है नियम 6। तो ये नियम 6 जो है एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होना। नियम 7 जो है प्रदर्शन से संबंधित है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित है। नियम 8 जो है प्रेस या मीडिया संबंधित है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम सही है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या है 11, ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए CGEGIC सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें सी कर्मचारियों के लिए कितना राशि जो है आवंटित किया जाता है CGEGIC के लिए? तो ये 3 तरह के हैं, सी है, बी है और एक ए है। यानी कि ए कर्मचारी जो गैस्टेड होते हैं, बी भी गैस्टेड होते हैं, सी एंड डी। अभी तो लगभग सभी जो है सी ही है, डी को खत्म कर दिया जाता है। तो सी कर्मचारी के अकाउंट से जो है 30 रुपया कटौती किया जाता है जीआईसी में, बी कर्मचारियों के अकाउंट से 60 रुपया कटौती किया जाता है और ए कर्मचारियों के अकाउंट से 120 रुपया कटौती किया जाता है। और इनको 2 तरह से बांटा गया है। इनको रिटायरमेंट के बाद जो है 30,000 रुपया मिलता है सी कर्मचारियों का, इनको 60,000 रुपया मिलता है, इनको जो है 1,20,000 रुपया मिलता है। इसमें 2 प्रकार के फंड होता है, एक होता है इंश्योरेंस फंड और एक होता है सेविंग फंड। तो जो इंश्योरेंस फंड होता है वह 30% होता है, यानी कि 30,000 का 30%, और एक होता है सेविंग फंड। तो जो सेविंग फंड होता है वो होता है आपका 70%। तो आप याद कर लेंगे, इंश्योरेंस फंड की बात किया जाए तो 30%, सेविंग फंड की बात किया जाए तो 70%। तो ग्रुप सी कर्मचारी की बात किया जा रहा है तो 30,000 रुपया हो जाएगा। अगर वही ग्रुप बी की बात करता तो 60,000 और ग्रुप ए की बात किया जाता तो 1,20,000। प्रश्न संख्या 13 है, पूर्व तटीय रेलवे में कितने मंडल है? जो पूर्व तटीय रेलवे है उसमें जो है आपका 4 मंडल है, यानी कि 4 डिवीजन है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में कुल जो है 4 डिवीजन है। प्रश्न संख्या 14, SNT यानी कि सिग्नल एवं टेलीकॉम में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 होते हैं, जो 1900 ग्रेड पे में आते हैं, उनका सीधी वैकेंसी का कोटा क्या है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 25%। जो डायरेक्ट यानी कि DQ होता है उसमें SNT के जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 होते हैं उनका 25% जो है सीधा वैकेंसी यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। प्रश्न संख्या है 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है कि सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुआ बच्चे को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। विकलांग अवलिक अक्षम विवाहित पुत्र अवलिक पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार है। तो इसका जो है ये भी बिल्कुल सही आंसर है कि जो अगर विकलांग पुत्र या पुत्री है तो उसको फैमिली पेंशन के लिए हकदार माना जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है।
पेंशन योजना भारतीय रेलवे में 1977 में आया, नहीं बिल्कुल गलत है। पेंशन योजना जो है 93 में आया, 1993 में आया, तो ये बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या है 16। SC ST के मामले में क्वार्टर आवंटन के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या है? What should be reservation percent for quarter allotment in case of SC ST? देखिए, जहां पे 50, जिस कॉलोनी में 50 या अधिक रेलवे क्वार्टर हैं, वहां पे ही यह SC ST का जो रिजर्वेशन है क्वार्टर के लिए लागू होता है। और 50 से कम क्वार्टर है तो वहां पे SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और जब यह रिजर्वेशन लागू होता है तो वहां पे 10% जो है क्वार्टर SC ST के लिए बुक रहता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 17। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कब से लागू किया गया? नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए, NPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो ये 1/1/2004 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है। और 31/12/2003 तक जो है OPS लागू था, ओल्ड पेंशन स्कीम। प्रश्न संख्या है 18। किसी अन्य व्यक्ति को अंग दान करने के लिए SCL का लाभ कितने दिनों के लिए लिया जा सकता है? हाउ मेनी डेज SCL स्पेशल कैजुअल लीव मे बी एवेल फॉर डोनेटिंग ऑर्गन टू अनदर ह्यूमन बीइंग। जो किसी कर्मचारी को, अगर कोई इम्प्लाई जो है रेलवे इम्प्लाई अपना कोई अंग दान करता है तो उसके लिए जो है 42 डेज का CL दिया जाता है। और अगर कोई कर्मचारी ब्लड डोनेट करता है तो उसको 1 दिन का जो है CL दिया जाएगा। तो अगर ब्लड के बारे में पूछा जाए तो 1 दिन का स्पेशल CL दिया जाता है। अगर कोई अंग दान करेंगे तो उसको 42 डेज का स्पेशल CL दिया जाएगा। प्रश्न संख्या है 19। मैच द फ्लोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। मैच करना है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ID एक्ट, इसको शॉर्ट में ID एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 में लागू किया गया था। तो A का 4। अब इसमें से हम लोग देखेंगे A का 4, तो यहाँ A का 3 दिया है तो ये ऐसे ही छट जाएगा। A का 4 ये हो सकता है, A का 1 दिया है ये भी छट जाएगा। A का 4 ये हो सकता है। अब देखते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है 1923 में लागू किया गया था, यानी कि D का 1। तो हम देखेंगे D का 1, तो देखिए यहाँ D का 2 दिया है, D का 1, तो ये जो है राइट आंसर है। A का 4 हो जाएगा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, यानी कि B का जो है 3 दिया है, यानी 1936 में। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट जो है 1936 में लागू हुआ था। और मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में लागू हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 20 जो है मैच ऑफ द फ्लोइंग एंड चूज करेक्ट। SF4 जो होता है यह रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन खत्म करने के लिए। तो SF4 यानी कि A का 4 नंबर सही है। SF7 जो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। SF7 फॉर्म का यूज जो है इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट करने के लिए किया जाता है। SF8 जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नॉमिनेट करने के लिए किया जाता है। और SF2 जो है डीम्ड सस्पेंशन, यानी कि माना गया सस्पेंशन। और SF1 जो है वह सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप मिला लीजिए A का 4, तो A का 4 हो गया, B का जो है 2, B का 2, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या जो है 21। रनिंग स्टाफ के लिए 7 CPC का पे फैक्टर क्या था? 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2.945। और जनरल कर्मचारियों के लिए जो पे फैक्टर था वह 2.57। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। जनरल कर्मचारी यानी कि रनिंग स्टाफ को छोड़ के जो कर्मचारी थे उनका पे फैक्टर 2.57 और रनिंग स्टाफ का 2.945। प्रश्न संख्या जो है 22। वाणिज्य एवं टिकटिंग स्टाफ श्रेणी के चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? व्हाट इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर कमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ कैटेगरी?
जो कमर्शियल स्टाफ होते हैं, टिकटिंग स्टाफ होते हैं, उनका मेडिकल कैटेगरी क्या होता है? तो इनका जो है B2, मेडिकल कैटेगरी B2 होता है। प्रश्न संख्या 23 है, ये जो है वहाँ का लोकल क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रदीप कुमार, तरुण प्रकाश, ये वहाँ का लोकल क्वेश्चन है। इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। 23 का राइट आंसर क्या है? तो प्रदीप कुमार जो है वहाँ के अभी पीसीपीओ हैं। उसके बाद तरुण प्रकाश जो है वहाँ के जीएम है। मनोज गुरुमुखी जो है वहाँ के एसडीजीएम है। और विजय कुमार साहू जो है वहाँ के एजीएम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत किया गया है। बिल्कुल सही है। कैट की स्थापना 1985 में किया गया था, ये भी सही है। पूरे भारत में कैट का 10 बेंच है, ये जो है गलत है। कैट के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या है 25। प्रश्न संख्या 25, मैच द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल जो है वह 1966 में लागू किया गया था। इसका ए का 1 नंबर सही होगा। उसके बाद जो है रेलवे सर्वेंट पास रूल, तो रेलवे सर्वेंट पास रूल जो है 1986 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लागू किया गया था। उसके बाद रेलवे सर्विस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1993 में। तो यहाँ पे देखिए एकदम सामने है, ए का 1, बी के 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो ये था 30/1/2025 को स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का प्रश्न पत्र, जो बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसमें से हम लोग 25 प्रश्न को हल कर लिए हैं। बाकी प्रश्न को हम लोग आगे हल करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।